वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों परीक्षा धाम की बुक से। परीक्षा धाम की बुक से हम डिस्कस कर रहे हैं। इस लेक्चर में हम नर्मदापुरम संभाग डिस्कस करेंगे। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं, प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आप मेरे चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है परीक्षा धाम बुक, वहां विजिट करके सारे लेक्चर देख सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम नर्मदापुरम संभाग डिस्कस करेंगे। दोस्तों नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, एक तो नर्मदापुरम, दूसरा बैतूल और तीसरा हरदा। 3 जिले इस संभाग के अंतर्गत, इस डिवीजन के अंतर्गत 3 जिले आते हैं। सबसे पहले नर्मदापुरम जिले के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर बैतूल जिला और फिर हरदा जिला। तो आइए शुरू करेंगे ज़्यादा बातें ना करते हुए। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले नर्मदापुरम। तो दोस्तों क्या है नर्मदापुरम? तो नर्मदा नदी के तट पर स्थित होने के कारण इसका नाम नर्मदापुरम पड़ा। नर्मदा नदी के तट पर स्थित होने के कारण इसका नाम नर्मदापुरम पड़ा, है ना। तो इसका नाम दोस्तों नर्मदापुरम ही था, इसका नाम पहले नर्मदापुरम था। तो होसंग शाह, दोस्तों होसंग शाह ने इसका नाम बदलकर होसंग शाह ने नर्मदापुरम का नाम बदलकर होशंगाबाद कर दिया था। होसंग शाह का जब शासन हुआ था इस क्षेत्र में, तो होसंग शाह ने नर्मदापुरम का नाम बदलकर होशंगाबाद कर दिया गया था। होशंगाबाद कर दिया गया था दोस्तों, होशंगाबाद कर दिया था उसने। उसके बाद 7 फरवरी 2022 को होशंगाबाद जिले का नाम बदलकर नर्मदापुरम फिर से नर्मदापुरम कर दिया गया है ना। तो पहले इसका नाम होशंगाबाद था, होशंगाबाद जिला पढ़ते थे अपन, लेकिन 7 फरवरी 2022 को होशंगाबाद जिले का नाम बदलकर नर्मदापुरम जिला कर दिया गया है। तो इसका नाम क्या है? नर्मदापुरम जिला कर दिया गया है। तो समझ में आई कहानी क्या? इसका नाम पहले प्राचीन में नर्मदापुरम ही था। तो होसंग शाह का जब शासन हुआ था इस क्षेत्र में, तो होसंग शाह ने इसका नाम बदलकर होशंगाबाद कर दिया था, उसे खुद के नाम पे रख लिया था। होसंग शाह के नाम पे होशंगाबाद यानी होशंगाबाद नाम कर दिया था। फिर अपने मध्य प्रदेश सरकार ने ये डिसीजन ली कि 7 फरवरी 2022 को होशंगाबाद जिले का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है। समझ में आया ये कहानी? ऐतिहासिक देखेंगे तो मध्य पाषाण कालीन स्थल आदमगढ़। दोस्तों यहाँ पे आदमगढ़ स्थित है। ये आदमगढ़ में ही रॉक पेंटिंग स्थित है दोस्तों, रॉक पेंटिंग, है ना। पत्थर में शैलाश्रय में चित्रकारी की गई है आदि मानव के द्वारा। तो ये पेंटिंग यहाँ स्थित है, तो ये देखने को मिल जाती है यहाँ पे पेंटिंग। तो क्वेश्चन कभी आ सकता है अपने को, रॉक पेंटिंग कहाँ है करके। रॉक पेंटिंग आदमगढ़ में है दोस्तों। कहाँ पर है? आदमगढ़ में है, आदमगढ़ में। तो आदमगढ़ स्थित पहाड़ी पर मानव जाति के समूह के रहने के प्रमाण मिले हैं दोस्तों। मानव जाति, जो पहले मानव जाति की उत्पत्ति, मानव जाति के रहने के प्रमाण मिले हैं। इतिहासकारों ने हमें बताया गया कि आदमगढ़ में चित्रित शैलाश्रयों की खोज 100 वर्ष पूर्व हो गई है। यानी वहाँ पे चित्रित शैलाश्रय यानी चट्टानों पे चित्रकारी की गई है दोस्तों। इसकी खोज का श्रेय किसको जाता है? इसकी खोज का श्रेय मनोरंजन घोष को है। मनोरंजन घोष को है ना। मनोरंजन घोष को है, जिसने 1920 में इसकी खोज की थी। तो अपने को इतनी याद नहीं रखना है, परीक्षा के हिसाब से आपको जानकारी बताता हूँ। मध्य पाषाण कालीन स्थल आदमगढ़ कहाँ पर है? क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, आदमगढ़ कहाँ पर है? नर्मदापुरम। ऑप्शन में होशंगाबाद भी दे सकता है अगर पुराने क्वेश्चन फिर से रिपीट हुए तो, है ना। तो आदमगढ़ स्थित है। यहाँ पे पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं दोस्तों। आदि मानव के द्वारा, यानी यहाँ पे मानव जाति के समूह के रहने के प्रमाण मिले थे, उसी से यहाँ पे पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं कि पहले की जो जाति थी, मानव जाति थी, वो यहाँ पे पशुपालन करती थी। तो पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, है ना। आदमगढ़ स्थित का, आदमगढ़ की पहाड़ी कहाँ स्थित है या आदमगढ़ कहाँ स्थित है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। ये फैक्ट समझ में आ गया होगा तुमको। आदमगढ़ से क्या क्वेश्चन पूछेगा? तो यही पूछेगा, एक क्या चित्रित शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है यानी रॉक पेंटिंग, और दूसरा पूछेगा यहाँ से किसके प्रमाण मिले हैं, तो यहाँ पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। कभी क्वेश्चन आ सकता है आदमगढ़ से, इतना याद रखना है। ये वाला फैक्ट तो समझ में आ गया होगा। भौगोलिक स्थिति देखते हैं। नर्मदा और तवा नदी का संगम स्थल भद्रबान। दोस्तों तवा नदी होशंगाबाद से निकलती है, यहीं से निकलती है, नर्मदापुरम से निकलती है, और नर्मदा की सहायक नदी नर्मदा में जाके मिल जाती है दोस्तों। नर्मदा में जाके मिल जाती है। किधर से मिलती है? तो लेफ्ट साइड से, यानी बाएं ओर से जाके मिल जाती है। और जो मिलती है दोस्तों, संगम स्थल भद्रबान कहलाता है। और ये भद्रबान में ही मिनी कुंभ लगता है दोस्तों। कई श्रद्धालु यहाँ पे स्नान करने आते हैं, तो मिनी कुंभ लगता है। तो क्वेश्चन ऐसे ही आ सकता है अपने को, नर्मदा और तवा का संगम स्थल क्या कहलाता है? भद्रबान कहलाता है। टंगस्टन खनिज की प्राप्ति होती है दोस्तों आगर गांव से। होशंगाबाद के यानी नर्मदापुरम के आगर गांव, क्वेश्चन आ सकता है आगर गांव से कौन सा खनिज निकलता है? टंगस्टन।
टंगस्टन खनिज की प्राप्ति आगर गांव से होती है, नर्मदापुरम से। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन इटारसी दोस्तों यहीं पे है। इटारसी का जो रेलवे जंक्शन या रेलवे स्टेशन बोलेंगे ये कहाँ पर है, ये नर्मदापुरम संभाग में है इटारसी। दोस्तों क्वेश्चन की बात समझिए, यहाँ पे सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन की बात नहीं हो रही है, सबसे बड़ा जंक्शन की बात हो रही है। जंक्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ से चारों दिशा में गाड़ी कट सकती है। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन पूछेगा तो इटारसी याद रखना है। रेलवे स्टेशन की बात नहीं हो रही है, जंक्शन की बात हो रही है ना। तो सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन पूछा इटारसी, है ना, याद रखना है। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा पुल तवा नदी पुल है दोस्तों। तवा नदी पुल तवा नदी पर है, जिसकी लंबाई 1815 मीटर है। देखो 1 किलोमीटर से भी लंबा है ना, 1 किलोमीटर से भी लंबा है। तो इतना लंबा है, इसकी लंबाई है 1815 मीटर। तो मध्य प्रदेश का सबसे लंबा पुल तवा नदी पुल है। तवा नदी पर बना है इसलिए उसका नाम तवा नदी पुल है। और तवा परियोजना का भी पूछा, तवा परियोजना कहाँ पर है, तो नर्मदापुरम में ही है। तवा नदी पर तवा परियोजना नर्मदापुरम में ही है, याद रखना है। अगला है मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम है धूपगढ़। इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। 1350 मीटर है दोस्तों। ये सतपुड़ा पर्वतमाला जो है ना, सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। महादेव पर्वत पर स्थित है, महादेव पर्वत पर स्थित है पचमढ़ी में, है ना। पचमढ़ी में ही महादेव पर्वत पर स्थित है। और महादेव पर्वत की भी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ ही है। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन की पूछने का तरीका समझो। क्वेश्चन पूछेगा सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़, है ना। सतपुड़ा पर्वतमाला की ही सबसे ऊंची चोटी में यहाँ पे एक पहाड़ी मिलती है, महादेव पर्वत पर स्थित है ना। इतना क्वेश्चन आएगा, कभी पूछेगा कहाँ स्थित है, महादेव पर्वत पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है, जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है ना। अब ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी बन गई है, काहे कि इसकी ऊंचाई इतनी है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। अगला फैक्ट है, आर्थिक उत्पादक केंद्र व इकाई देखते हैं मध्य प्रदेश में। गेहूं अनुसंधान केंद्र पावरखेड़ा होशंगाबाद में दोस्तों, याद रखना है। मध्य प्रदेश में गेहूं अनुसंधान केंद्र पावरखेड़ा होशंगाबाद या नर्मदापुरम बोल सकते हैं, नर्मदापुरम में है। अगला फैक्ट है, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला यही वाला है, नर्मदापुरम जिला, है ना। यहाँ पे सर्वाधिक गेहूं होता है दोस्तों। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला है नर्मदापुरम। अगला फैक्ट क्या बोलता है देखो, एमपी एग्रो मोरारजी फर्टिलाइजर संयंत्र कारखाना बना हुआ है दोस्तों, मोरारजी देसाई के नाम पर रखा गया है। उसका नाम क्या है, एमपी एग्रो मोरारजी फर्टिलाइजर संयंत्र कहाँ पर है, नर्मदापुरम जिले में है। ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ना। आ सकता है नहीं, आ चुका है पहले एक बार। एमपी एग्रो मोरारजी फर्टिलाइजर उर्वरक वाला है, फर्टिलाइजर संयंत्र नर्मदापुरम में है। अगला है सेक्यूरेटरी पेपर मिल कहाँ पर है, होशंगाबाद में, जिसकी स्थापना 1968 में की गई थी, 67-68 में की गई थी। तो दोस्तों कहाँ पर है, नर्मदापुरम में। सेक्यूरेटरी पेपर मिल यानी बोल सकते हैं अपन यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, कागज कारखाना। तो दोस्तों जो नोट छपते कहाँ पे, देवास में। तो नोट छपते हैं तो जो नोट का कागज है वो यहीं पर बनता है, यहाँ पे, इसलिए उसको बोलते हैं सेक्यूरेटरी पेपर मिल। यानी नोट बनाने का कागज छपता है यहाँ पे। स्टाम्प पेपर, है ना, स्टाम्प होते हैं ना, स्टाम्प जो नोट वाले स्टाम्प, तो वो भी, उसके पेपर भी यहीं छपते हैं, बनते हैं ना। तो ये मिल है, याद रखना है। तो इससे यही क्वेश्चन कागज कारखाना पूछेगा, है ना। नोट कहाँ छपती है, नोट छपती है देवास में, वो उसके कागज यहाँ छपते हैं, इसलिए इसको सेक्यूरेटरी पेपर मिल बोलते हैं। इसकी स्थापना इंपॉर्टेंट है, याद रखें, नर्मदापुरम में है। हिंदुस्तान कोका कोला क्या लिखा है, हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस बॉटनिकल प्लांट दोस्तों, ये होशंगाबाद के बबई में बना है। बबई नहीं है कि होशंगाबाद में, बबई, होशंगाबाद के बबई में कोका कोला का बॉटनिकल प्लांट 750 करोड़ रुपए की लागत से लगाया गया है। कोका कोला का बॉटनिकल प्लांट, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। कोका कोला का बॉटनिकल प्लांट कहाँ पर है, नर्मदापुरम जिले में, याद रखना है। अयुद्ध डिपो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ये इटारसी में है दोस्तों। आपको जानकारी के लिए बता दूं, मध्य प्रदेश में 3 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। एक तो जबलपुर के खमरिया में एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, दूसरा कटनी में भी ये है, कटनी में भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, और तीसरा इटारसी में है, जिसका नाम ये है अयुद्ध डिपो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। आया समझ, 3 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। संस्कृति और पर्यटन देखते हैं तो मध्य प्रदेश का पहला यूनेस्को में शामिल जैव आरक्षित क्षेत्र, यानी इसको बोल सकते हैं हम बायोस्फीयर रिजर्व सेंटर, जिसकी स्थापना 1999 में की गई थी। 1999 में इसको मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व सेंटर घोषित किया गया था। किसको, पचमढ़ी को, है ना, पचमढ़ी को। और यहीं पे दोस्तों क्या है, यहीं पे नर्मदापुरम जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, क्या बोलते हैं उसको, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1981 में की गई थी, यहीं पे, याद रखना है, वो नर्मदापुरम में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान यहीं पे। उसके अलावा बोरी अभ्यारण्य भी यहीं पे, बोरी अभ्यारण्य नर्मदापुरम जिले में है ना, बोरी अभ्यारण्य। ये 3 चीज़ याद रखिए यहाँ से।
अगला फैक्ट है पचमढ़ी के प्रमुख जलप्रपात देखेंगे तो पचमढ़ी के जलप्रपात में एक आता है डाचेस फॉल, अप्सरा फॉल और रजत जलप्रपात। क्वेश्चन आ सकता है रजत जलप्रपात किस जिले में है, तो ये पचमढ़ी में है, याद रखना है। डाचेस फॉल, अप्सरा फॉल और रजत जलप्रपात है, ये 3 याद रखना है ना। राम जी बाबा का मेला नर्मदापुरम में लगता है दोस्तों, राम जी बाबा का मेला याद रखना है, राम जी बाबा का मेला नर्मदापुरम में लगता है। संजय गांधी युवा नेतृत्व एवं ग्रामीण विकास संस्थान पचमढ़ी में, संजय गांधी के नाम पे रखा गया है ये ग्रामीण विकास संस्थान का नाम, इसलिए याद रखना है संजय गांधी नेतृत्व यानी संजय गांधी युवा नेतृत्व एवं ग्रामीण विकास संस्थान, ये पचमढ़ी में है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कहाँ पर है करके, पचमढ़ी में है, याद रखना है। अगला है मध्य प्रदेश का प्रथम जड़ी बूटी केंद्र या बैंक बोलेंगे, ये पचमढ़ी में है। मध्य प्रदेश का प्रथम जड़ी बूटी केंद्र या बैंक भी बोलते हैं उसको, ये पचमढ़ी में है, याद रखना है दोस्तों, है ना। और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, पचमढ़ी से याद रखिए कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट वाली। तो पचमढ़ी को पर्यटकों का स्वर्ग कहते हैं दोस्तों, पचमढ़ी को पर्यटकों का स्वर्ग, सतपुड़ा की रानी भी पचमढ़ी को कहा जाता है, और मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी पचमढ़ी को कहा जाता है, मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी पचमढ़ी को। और पचमढ़ी में मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है पचमढ़ी, मध्य प्रदेश में सबसे मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है पचमढ़ी, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा पचमढ़ी में होती है दोस्तों, याद रखना है। और मध्य प्रदेश का सबसे कम तापमान वाला स्थान भी है पचमढ़ी, है ना। तो इतनी चीज़ें याद रख सकते हैं। इसके अलावा आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश का पहला मदर मिल्क यानी मदर डेयरी बैंक, मदर मिल्क डेयरी बैंक ये नर्मदापुरम में खोला गया था, मदर मिल्क डेयरी बैंक। क्वेश्चन आ सकता है मदर डेयरी बैंक, मदर डेयरी बैंक मिल्क वाला है ये, मदर डेयरी बैंक कहाँ खोला गया था, नर्मदापुरम में। तो इतनी चीज़ें मैंने आपको जानकारी के लिए बताया नर्मदापुरम जिले से। नेक्स्ट जिला डिस्कस कर बैतूल जिला, बैतूल जिले से देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो बैतूल जिला आप जानते हैं ये सतपुड़ा पर्वत पर स्थित एक जिला है, सतपुड़ा पर्वत पर स्थित है। और भारत का मैप देखना आप, ये भारत के मध्य में दिखता है, मध्यवर्ती जिला है एक प्रकार का, भारत के मध्यवर्ती जिला है भारत के मैप में। भारत के मैप में देखेंगे आप तो बिल्कुल मध्य में, भारत के मध्यवर्ती जिला बोल सकते हैं इसको, भारत का मध्यवर्ती जिला। तो ये ऐतिहासिक देखेंगे इसका, तो गोंड वंश का खेरला किला, गोंड वंश का खेरला किला, जिसको ऐसा लिखा मिलेगा खेडला, खेडला किला भी कहते हैं, खेडला किला। ये खेडला किला बैतूल में स्थित है दोस्तों, गोंड वंश का खेडला या खेरला किला या खेडला लिखा है, खेडला किला बैतूल जिले में स्थित है। इसका निर्माण ये गोंड वंश के टाइम का है। इसका निर्माण दोस्तों राजा इल ने करवाया था, राजा इल ने करवाया था। और समय पर यहाँ पे कई राजाओं ने शासन किया है और उनके अंडर में रहा है ये किला। तो क्वेश्चन इतना ही अपने लायक इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के लायक। गोंड वंश का खरेला या खडेला किला कहाँ पर है पूछेगा कभी, तो बैतूल में। 1930 में घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह दोस्तों, घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह से किसने नेतृत्व किया था, तो गनजन सिंह कोरकू, गनजन सिंह कोरकू ने कहाँ से नेतृत्व किया था, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। सबसे पहले तो क्वेश्चन आएगा जंगल सत्याग्रह कब हुआ था, 1930 में। जंगल सत्याग्रह में घोड़ा डोंगरी से किसने नेतृत्व किया था, तो गनजन सिंह कोरकू ने नेतृत्व किया था, गनजन सिंह कोरकू ने नेतृत्व किया था। तो याद रखना ये पूछा जाता है जो मैंने बताया। और कोरकू जनजाति बैतूल तरफ पाई जाती है दोस्तों, बैतूल तरफ वाले क्षेत्र में पाई जाती है। तो कोरकू जनजाति कहाँ पाई जाती है कभी पूछा तो बैतूल में, याद रखना है जनजाति का नाम भी। बैतूल जिले में कुकड़ू हिल, इसको ऐसा भी लिखा मिलेगा कुछ बुक में कुकरू पहाड़ी, कुकरू की पहाड़ी है ना, हिल का मतलब पहाड़ी, कुकरू की पहाड़ी। तो कुकरू की पहाड़ी कॉफ़ी के बागवान के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, कॉफ़ी उगती है वहाँ पे, कॉफ़ी के बागवानों के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, बैतूल के कुकड़ू हिल पर कॉफ़ी खेती प्रारंभ का श्रेय, यानी मध्य प्रदेश में कॉफ़ी कहाँ होती है करके क्वेश्चन पूछेगा तो सिर्फ एकमात्र जगह यहाँ बैतूल में होती है दोस्तों, है ना, बैतूल में होती है। यहाँ पे भी कॉफ़ी किसने शुरू किया था, तो ये प्रारंभ का श्रेय सेंट विलफोर्ड एवं फ्लोरेंस हेनरिक्स को जाता है। ये 2 अंग्रेज थे दोस्तों, ये यहीं रहते थे और यहीं रहते हुए यहाँ की इन्होंने मिट्टी को देखा और यहाँ का जो पहाड़ी में जो ढलान क्षेत्र था वहाँ देखा, तो वहाँ पे इन्होंने कॉफ़ी के उत्पादन का प्रारंभ किया था, है ना, इसलिए इनका श्रेय जाता है। तो श्रेय किसको जाता है, सेंट विलफोर्ड एवं फ्लोरेंस हेनरिक्स को जाता है, याद रखना है। तो मध्य प्रदेश का एकमात्र जगह जहाँ कॉफ़ी की खेती होती है कुकड़ू हिल्स, या उसको ऐसा मिलेगा कुछ बुक में लिखा कुकरू हिल्स या पहाड़ी, है ना, कुकरू की पहाड़ी में होती है मात्र कॉफ़ी की खेती। अगला फैक्ट देखते हैं, अगला क्या इंपॉर्टेंट है।
प्रमुख नदियाँ ताप्ती नदी की बात करेंगे दोस्तों। ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल जिले की मुल्ताई की पहाड़ी से हुआ है। कहाँ से हुआ है? मुल्ताई की पहाड़ी से हुआ है। मुल्ताई की पहाड़ी से हुआ है दोस्तों, और ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, नर्मदा नदी के समानांतर बहती है ये, उसी के टाइप ताप्ती नदी को नर्मदा की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। मध्य प्रदेश की 3 नदी ऐसी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा नदी बहती है पूर्व से पश्चिम की ओर, ताप्ती नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, और एक माही नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। 3 नदी ऐसी जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है ना, ये याद रखना है। और वर्धा नदी की बात करते हैं तो वर्धा नदी का भी उद्गम यहाँ बैतूल से ही हुआ है दोस्तों, लेकिन ये दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है। ये दक्षिण की ओर बह के जाती है, वैनगंगा नदी पर मिलती है दोस्तों, वैनगंगा नदी पर। और वैनगंगा नदी और वर्धा नदी का संगम स्थल को प्राणहिता कहलाता है। प्राणहिता है ना, क्या कहलाता है? संगम स्थल प्राणहिता कहलाता है, और ये वहाँ से प्राणहिता नदी के नाम से जाने लगती है। प्राणहिता नदी आगे जाकर गोदावरी नदी में मिल जाती है। प्राणहिता नदी आगे जाकर गोदावरी नदी में मिल जाती है, इतना याद रखें। तो यहाँ की 2 नदी इंपॉर्टेंट है, ताप्ती और बैतूल वर्धा, है ना। कालीभीत अभ्यारण्य दोस्तों भालुओं के लिए प्रसिद्ध है। भालुओं का संरक्षण किया जाता है। कालीभीत अभ्यारण्य कहाँ है पूछेगा, बैतूल में, याद रखना है ना। ये पूर्णतः सौर रसोई वाला देश का पहला गाँव बन गया, बांचा गाँव या बच्चा गाँव। तो बच्चा गांव ऐसा गांव है अपने देश का जो पूर्ण रूप से वहाँ पे रसोई से बनाई जा रही है, यानी सौर रसोई से बनाया जा रहा है खाना। तो ये देश का ऐसा पहला गांव बन गया है। ये देश का ऐसा पहला गांव घोषित हो गया है जो सौर रसोई वाला देश का पहला गांव बन गया, बांचा गांव, जो बैतूल में आता है, याद रखना इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बैतूल जिले के आमला ब्लॉक में गाँव बिस्खान और घीसी में जिंक के भंडार पाए जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जिंक के भंडार मिले कहाँ कहाँ? गांव का नाम है बिस्खान और घीसी में जिंक के भंडार पाए जाते हैं, याद रखना है। इसके अलावा सतपुड़ा ताप विद्युत गृह कहाँ पर है पूछेगा, तो ये सारणी में है, याद रखना है। सतपुड़ा नाम पे रखा गया है, सतपुड़ा ताप विद्युत गृह, ये सारणी में है। प्रमुख खनिज की बात करेंगे तो बैतूल में ग्रेफाइट निकलता है, और ग्रेफाइट जिला भी बोलते हैं बैतूल को। यहाँ टीन भी निकलता है, टीन जिला भी बोलते हैं बैतूल को। यानी ग्रेफाइट और टीन इंपॉर्टेंट खनिज है यहाँ के, और जिंक भी निकलता है। ये देखो ये जिंक, तो जिंक कहाँ कहाँ निकलता है, गाँव का नाम बताया गया, याद रखना है। अगला है HMT घड़ी बनाने का कारखाना था दोस्तों पहले बैतूल में, जो वर्तमान में बंद हो गया है, लेकिन पेपर में आ सकता है। HMT घड़ी बनाने का कारखाना कहाँ है? बैतूल। भारत का पहला बायोमास गांव कसाई गांव था दोस्तों। बायोमास का मतलब होता है, बायोमास एक प्रकार की नवीकरणीय ऊर्जा है दोस्तों, जो कार्बनिक पदार्थों से उत्पन्न ऊर्जा को बायोमास ऊर्जा कहते हैं। कार्बनिक पदार्थों से उत्पन्न ऊर्जा को बायोमास ऊर्जा कहते हैं। तो बैतूल जिले का कसाई गांव ऐसा गांव है जो भारत का पहला बायोमास गांव बन गया है, कसाई गांव, याद रखना है। अगला है प्रसिद्ध मंदिर की बात करेंगे तो मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थल दोस्तों। जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। बहुत सारे जैन मंदिर है वहाँ पे, जिसका नाम है मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थल, याद रखना है। मठार देव मंदिर कहाँ पर है पूछेगा, मठार देव कहाँ पर है, तो ये यहाँ पे बैतूल में है मठार देव। बालाजीपुरम मंदिर, तो बालाजीपुरम का एक मंदिर है जो भगवान बालाजी को समर्पित एक मंदिर है और प्रसिद्ध मंदिर है। तो यहीं पे है बालाजीपुरम का मंदिर, जो काफ़ी एकड़ में फैला हुआ है, तो इंपॉर्टेंट है, बैतूल में है दोस्तों, याद रखना है। मठार देव का मेला भी लगता है सारणी में, जो मठार देव मंदिर है वहीं पे सारणी में मेला भी लगता है, मठार देव का मेला। और उसके बाद क्या लिखा है, सेम वर्मा के द्वारा बनाया गया बालाजीपुरम का मंदिर। तो ये सेम वर्मा ने बनाया था दोस्तों 2001 में इसको बनवाया अच्छे से, है ना। तो सेम वर्मा ने इसको बनाया बालाजीपुरम का मंदिर, याद रखना है 2001 में। भगवान बालाजी को समर्पित बालाजीपुरम का मंदिर बैतूल में है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, कहाँ पर है, बैतूल में। तो बैतूल से इतनी जानकारी थी इंपॉर्टेंट परीक्षा के लायक की। अब बात कर लेते हैं जल्दी से हरदा जिला है इस संभाग में। हरदा जिला के बारे में देखेंगे दोस्तों। तो हरदा जिला देखते हैं। देखिए इस जिले का गठन, हरदा जिले का गठन कब किया गया था? 25 मई 1998 को होशंगाबाद के पश्चिमी भाग को अलग करके, होशंगाबाद जिले के पश्चिमी भाग को अलग करके नया जिला बनाया गया था 25 मई 1998 को, जिसका नाम रखा गया था हरदा जिला बनाया गया था। इस जिले का गठन 25 मई 1998 को किया गया था दोस्तों, नर्मदापुरम जिले से अलग करके किया गया था। एक फैक्ट याद रखना है ना। अब आ गया समझ में।
मकड़ई का किला जिसका निर्माण गोंड शासक मकरंद शाह के द्वारा निर्मित है। गोंड शासक मकरंद शाह ने करवाया था, यानी इस किले का निर्माण राजा मकरंद शाह ने करवाया था 1657 में। अगला है अकबर के 9 रत्नों में शामिल है मुल्ला दो प्याजा की कब्र हांडिया में है। दोस्तों याद रखना है, मुल्ला दो प्याजा की कब्र कहाँ है करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यह अकबर का सलाहकार और वजीर था। अकबर का सलाहकार और वजीर था मुल्ला दो प्याजा, और उनके 9 रत्नों में शामिल था। काफ़ी बुद्धिमान व्यक्ति था ये। 1916 में बाल गंगाधर तिलक और 1933 में गांधी जी ने यहाँ की यात्रा की थी दोस्तों। और गांधी जी ने जब यहाँ की यात्रा की तो इस गांव का एक स्वतंत्रता सेनानी गुरु राधा कृष्ण है ना दोस्तों, उसका पूरा नाम था गुरु राधा कृष्ण लिखा हुआ है यहाँ पे, जबकि किशन नाम था दोस्तों उसका, राधा किशन है ना, राधा किशन, यहाँ कृष्ण लिखा है राधा कृष्ण। तो गुरु राधा किशन स्वतंत्रता सेनानी रहा है जिसका जन्म हरदा में हुआ था दोस्तों। तो गांधी जी ने जब यहाँ पर यात्रा की थी तो इससे मुलाकात करी और ये आगे चलकर स्वतंत्रता सेनानी बना और देश को आज़ादी दिलाने में भी इसका काफ़ी योगदान था। तो क्वेश्चन आ सकता है गुरु राधा किशन या राधा कृष्ण कहाँ का जन्म कहाँ हुआ था या उसका संबंध कहाँ से है, तो हरदा से है, याद रखना है दोस्तों, यहीं हुआ था इसका जन्म। इसका गठन मैंने बता दिया। शामिल तो देखो 3 तहसील शामिल है इसमें, हरदा, खडकिया और टिमरनी, ये 3 तहसील है इस जिले के अंतर्गत वर्तमान में। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला हरदा है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला हरदा है दोस्तों। लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो 51वां, 52वां, 53वां, 54वां, 55वां जिला बन चुके हैं। तो इस तरीके से जनसंख्या बदल भी गई है। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जाएगा तो हरदा ही जिला लगाना है, टिक याद रखना है ना, हरदा जिला लगाना है। तो दोस्तों हरदा जिले के अनुज जैन नाम का एक लड़का है दोस्तों, बालक है, उसको शैक्षणिक क्षेत्र में काफ़ी होनहार छात्र था दोस्तों पढ़ाई में ये। तो उसको शैक्षणिक क्षेत्र में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 26 जनवरी 2022 को प्रदान किया गया दोस्तों। दो लोग को मिला है ये दोस्तों, एक तो मिला है अनुज जैन को, हरदा जिले के अनुज जैन को, और दूसरा अमरकंटक की बनीता, अमरकंटक की क्या नाम है उसका लड़की का, बनीता, छात्रा का नाम है बनीता दास। 2 लोगों को मिला है ये पुरस्कार 2022 में, है ना। तो ये अमरकंटक की बनीता दास और हरदा जिले का अनुज जैन, है ना। पर्यटन स्थल देखेंगे इस जिले का, तेली की सराय हांडिया में है दोस्तों। कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है तेली की सराय कहाँ पर है करके। प्रमुख मंदिर है रिद्धेश्वर मंदिर हांडिया में है, और चाखा मंदिर, ये 2 है दोस्तों, यहाँ पे 2 मंदिर है, एक रिद्धेश्वर मंदिर हांडिया में और चाखा मंदिर। इसके अलावा कान्हा बाबा का मेला बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कान्हा बाबा का मेला सोडलपुर में लगता है, सोडलपुर आता है हरदा में, है ना, हरदा में। कान्हा बाबा की समाधि भी पूछा जा सकता है, कान्हा बाबा की समाधि कहाँ पर है, तो कान्हा बाबा की समाधि यहीं पे है, उस समाधि में ही मेला भी लगता है जो इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से हरदा जिले से इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैं बताया। ये वाला नाम याद रखना है, राधा किशन का एक, और ये मुल्ला दो प्याजा काम का। तो ये हम नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत तीनों जिले को डिस्कस कर डाले दोस्तों। इन लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को विजिट करके प्रीवियस लेक्चर भी आप देख सकते हैं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।